मधेपुरा में जहाँ भी संतोष जी का क्लिनिक है भी, वो ये जमीन जमीन तो उन किसकी है? लोगों की थी, उन लोगों से ही इन्होंने खरीदा, लेकिन जब ये 8 लाख रुपीस पे कर चुके थे, टोटल 12 लाख पे किया गया जमीन का, 12 लाख रुपया में खरीदा गया है, तो 8 लाख ये पे कर चुके थे। उसके बाद ऑल ऑफ सडन इनको पता चला कि ये जमीन जो है ये बिहार सरकार की। हाँ, शुरू से ही ये प्रॉब्लम थी कि ये जमीन जो है ये हमने गलती से बिहार सरकार की जमीन को खरीद लिया है। ये तो खैर कंफर्म है, मैं एकदम इसकी मुझे ऐसा लगता है रहमान जी, और मेरे लॉयर ने भी मतलब बड़े स्तब्ध होके कहा कि बिना डिवोर्स के शादी ऐसा कृत्य जो है पढ़े लिखे परिवारों में, अगर मुझे लगता है कि अगर कहीं होता है तो बिहार में पत्नी के रहते दूसरी पत्नी लाना, एक तो उसको आप पत्नी कह ही नहीं सकते। जब वो शादी ही अवैध है तो आप उस औरत को पत्नी कैसे कहेंगे? आप उसके साथ रह रहे हैं, ठीक है, आप उसके साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं, लेकिन वो आप उसको पत्नी का स्टेटस नहीं दे पाएंगे जब तक कि मैं और रानू उनको, मेरा पूरा परिवार पढ़ा लिखा सेटल्ड है, नौकरी पेशा वाला है, और ऐसे परिवार की होने के बावजूद मैं वैसे एक रिमोट एरिया में जाके रही जस्ट बिकॉज ऑफ आई लव पंकज। मैंने उससे शादी की थी, मैं उनको प्यार करती थी उस वक्त, लेकिन उन्होंने कभी इसका, बिहार की संस्कृति है कि सब कुछ मैनेज हो जाता है, एवरीथिंग कैन बी मैनेज्ड, हर कुछ आप मैनेज कर सकते हैं, कुछ भी। डीएम को मैनेज कर सकते हैं, एसपी को मैनेज कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि नहीं भगवान जाने, लेकिन कहते हैं लोग कि वहां सब मैनेज हो जाता है। इवन पंकज संतोष भी कहते हैं, ये भी कहते हैं कि हम सब मैनेज कर लेंगे। गैर कानूनी डिग्रियां लेना तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बाकी चीजें करना, बहुओं पे अत्याचार करना, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, बेल पे छूटे हैं मगर जरा भी डर नहीं है ना, उसके बावजूद पत्नियों के रहते दूसरी शादी, अवैध शादी कर लेना, उन अवैध पत्नियों के साथ भी मजे से रहना, कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं, ना कोई समाज का डर, ना कोई कानून का डर, ना कोई प्रशासन। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस मंच पर बोलने का मौका दिया, वरना मैं नहीं कह पाती कभी मधेपुरा के लोगों से, और जो झूठ ये फैलाते वो सब वही झूठ को सच मान के आज तक। जी, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, इतनी सारी घटनाएं हुई हैं कि उन घटनाओं के चलते ही मुझे घर छोड़ना पड़ा। इतनी लंबी गृहस्थी थी, 15 साल शादी को हो गए हैं। 2018 में हमारी शादी को 12 साल से कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो 12 साल की शादी छोड़कर आना पड़ा, तो एक कोई घटना तो है नहीं, इतनी सारी घटनाएँ हैं, इतनी तकलीफ़ें उठानी पड़ी पूरे मैरिड लाइफ़ में, इतना पीड़ा, मतलब मैं क्या बताऊँ? मतलब सारे जितने अरमान थे कि शादी होगी, अच्छा लड़का है, अच्छा परिवार है, जैसा कि इन लोगों ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया था मेरे सामने, मेरे फैमिली के सामने, सब बड़े खुश थे कि अच्छे घर में हमारी बेटी जा रही है, अच्छा लड़का मिला है। लेकिन कुछ ही महीनों, शादी के कुछ ही महीनों बाद से जो इनका असली चेहरा था वो धीरे-धीरे सामने आने लगा। 2 भाई, डॉक्टर संतोष 2 भाई हैं। जी, डॉक्टर संतोष छोटे भाई हैं और पंकज कुमार पोद्दार बड़े भाई हैं। अच्छा, तो पंकज जी आपके पति हुए? जी, मेरे पति पंकज कुमार हुए। क्या उन्होंने भी शादी कर ली दूसरी क्या? हाँ, कब मैं किया तो उन्होंने? 2018 जून से बाहर हूँ मधेपुरा से, और यहाँ आने के बाद, अपने मायके आने के बाद कोशिश की गई थी मेरे मम्मी-पापा, भाई-बहन की तरफ से कि मामला सलट जाए, क्योंकि इतना लंबा शादीशुदा जीवन रहा है 12 साल, 13 साल का, तो मन नहीं था कि कुछ ऐसा हो, नहीं चाहते थे। लेकिन उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव आया नहीं कुछ, हमेशा वही सब चलता रहा जो चलता था, वही धमकियाँ, हमारे अनुसार जीना होगा, हमारे माता-पिता की बात माननी पड़ेगी, अगर गालियाँ दें तो सहनी पड़ेगी, अगर मारें तो मार खाना पड़ेगा, अगर इस कंडीशन में रहना चाहती हो तो आओ, वरना जैसा मन वैसा करो। एक तरह से अल्टीमेटम ही था ये। तो बहुत परेशान हो गए थे, क्या करें, नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने लॉयर को कंसल्ट किया और लॉयर से मिले। दुर्गापुर में मैं रहने वाली हूँ, दुर्गापुर की, पश्चिम बंगाल का ये साउथ बंगाल का एरिया है। दुर्गापुर, आसनसोल, रानीगंज, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो बहुत एडवांस एरिया है वहाँ का। ये कोयलांचल, शिल्पांचल के नाम से जाना जाता है। मैं दुर्गापुर से ही बिलॉन्ग करती हूँ। तो दुर्गापुर के लॉयर से मेरे पापा, मैं, हम सब मिलने गए। लेकिन अब है कि एडजस्ट भी कोई कितना करे। हर चीज़ का एक सीमा है, एक लिमिट के बाद कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पाती है। इवन देन कोशिश किया,
और जब फिर भी कुछ नेगोशिएशन ऐसा नहीं बन पड़ा, तो अक्टूबर में जो है दुर्गापुर कोर्ट से मैंने पिटीशन दायर किया, नारी उत्पीड़न का किया था। शादी कब हुई थी, किस साल में आपकी हुई थी शादी, किस वर्ष? 6 जुलाई 2006 में शादी हुई है मेरी। 2006 में शादी हुई थी। जी, बिल्कुल उनके अनुसार जैसा उन्होंने कहा, हमारे पिता और भाई ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने डिमांड की कि पटना में शादी करनी होगी, तो मेरा पूरा परिवार बंगाल से पटना आया और वहाँ पे पटना सिटी में हमारी शादी हुई। बिल्कुल उनके अनुरूप, हमने कभी उनको नाराज करने की कोई कोशिश की ही नहीं। क्या बिल्कुल, दहेज वगैरह का भी कुछ डिमांड था? हाँ, वो तो कैसे नहीं होगा, वो तो होना ही था ना। ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि इनकी ऐसी है, जैसे सोच इनकी है, आपराधिक सोच वाले लोग हैं ये कानून वगैरह को मानते नहीं हैं। इनको हमेशा यही लगता था कि हम कुछ भी कर गुजरेंगे तो हम पर कभी कोई उँगली नहीं उठा पाएगा। 2005 में एक बार फिर से उन्होंने अप्रोच किया मेरे पापा-मम्मी को। 2005 में एक्चुअली उनके छोटे भाई की शादी हो गई थी। उससे पहले 2004 में पंकज कुमार की जो बहन है मनसा पोद्दार, उनकी शादी हो चुकी थी। तो मनसा पोद्दार और संतोष कुमार की शादी जब हो गई, तो पंकज ने सोचा कि अब अपनी शादी की बात करें और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को अप्रोच किया। उस वक़्त तक नौकरी नहीं थी, ना मेरे पास ना उनके पास। तो मेरे पेरेंट्स तो खैर तैयार नहीं थे, बट मेरा भी थोड़ा झुकाव था उनकी तरफ, तो मेरे पापा को मानना पड़ा कि ठीक है चलो। और उनके फादर की तरफ से एश्योर किया गया था कि अगर पंकज को कोई जॉब नहीं मिली, तो ये बिज़नेस करेगा और हम दिल्ली में ही इनको सेटल करेंगे। और हम सब दिल्ली चले जाएँगे या फिर ये लोग दिल्ली में रहेंगे, बिहार में नहीं रहेंगे। बस यही बात थी। जो भी हो, हमारी शादी हो गई 6 जुलाई 2006 को शादी हो गई। शादी के बाद करीब 15-20 दिन मैं रही रानीपट्टी में। यहीं से शुरू होती है जो झूठ बोला गया, जो जालसाज़ी किया गया, उसकी जो परतें खुलने लगी। तो वो परतें जो खुलने लगी, परत खुलने की शुरुआत तभी हुई जब मैं उनके घर पहुँची। इन्होंने कहा था, पंकज और पंकज के परिवार ने जनरली कहा था मेरे घर वालों को, पापा को, मम्मी को, कि हमारे पास 200 बीघा ज़मीन है। हम रानीपट्टी के बहुत बड़े ज़मींदार हैं। हमारा जो घर है वो मंडल जी के घर के बाद, मंडल जी के घर को, जिनके घर से लॉ मिनिस्टर वगैरह हुए हैं, तो उनके घर को बड़ी हवेली कहा जाता है और हमारे घर को छोटी हवेली कहा जाता है। तो इस तरह से हम बहुत बड़े ज़मींदार हैं, कोई कमी नहीं है, हर चीज़ से भरे पूरे हैं। तो मेरे पापा को लगा ठीक है, यूपीएससी तो खैर बहुत अनसर्टेन चीज़ है, अगर ना भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। फैमिली बैकअप है, अच्छे लोग हैं। इस बीच एक जो सबसे बड़ा लैकिंग रहा वो ये रहा कि मेरे पापा ने बार-बार कहा कि ठीक है, हम बाहर रिश्ता तय कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एक बार आपके गाँव जाकर आपका घर देखना चाहता हूँ। कभी उन्होंने आने नहीं दिया, ठीक है। 6 महीने मतलब फरवरी 2006 में इन्होंने प्रॉपर अप्रोच किया था, दोनों भाइयों ने मिलके, और हम सब एक जगह असेंबल हुए थे, हमारी फैमिली और उनकी फैमिली, और वहीं पे एक छोटा-सा रस्म होके हमारी शादी तय हुई थी। तो मार्च में, अप्रैल में, मई में हर समय मेरे फादर बोलते रहे कि मुझे जाना है, मगर उन्होंने कभी आने नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर मेरे फादर उनके गाँव चले गए, तो ये शादी नहीं होगी। ये बिल्कुल क्लियर थी। अगर वो चले जाते, तो ये शादी नहीं होती। तो कारण क्या था? कारण था उनका सेटअप। जब मैं उनके घर पहुंची, तो ये जो सो कॉल्ड जमींदार थे 200 बीघे जमीन की, तो जमीन का तो मुझे उस वक्त कुछ पता नहीं था कि कितनी जमीन है, नहीं मैंने देखा नहीं, कुछ नहीं मालूम। लेकिन उनका जो घर था वो एक 3 कमरे का मकान था, पुराना, कोई 40 साल पुराना जरूर लगा होगा। जगह जगह से प्लास्टर उखड़े हुए थे और फर्श वगैरह टूटा हुआ था। 3 कमरे का एक मकान था। इनके पिता 3 भाई थे, एक-एक कमरा तीनों भाइयों के पास, यानी ले देकर ये सो कॉल्ड जमींदार के पास एक ही कमरे का मकान था और 2 छोटी-छोटी घास-फूस की झोपड़ियां थी जिनमें रसोई वगैरह होता था। बीच में आंगन था, इधर-उधर थी कुछ आम के बगीचे वगैरह थे। लेकिन जिस तरह का पिक्चर उन्होंने दिखाया था हमें कि हमारा घर ऐसा है, हमारी फैमिली ऐसी है, हमारा रहन-सहन ऐसा है, हम जमींदार के हैं, तो वैसा कुछ नहीं था। बहुत बड़ा धक्का लगा वहां जाकर मुझे था। मैंने कहा पंकज से, उन्होंने कहा कि ठीक है, जो है जैसा है, हमें कौन सा यहाँ रहना है, हम तो बाहर रहेंगे, हम तो दिल्ली रहेंगे। अगर सर्विस हो गई तो ठीक है, नहीं भी हुई तो हम बाहर ही बिजनेस करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा मैंने इस चीज को हिल-हुज्जत किया नहीं, 15-20 दिन वहां रही। उसके बाद मैं अपने मायके आ गई
3 महीने, लगभग 2-3 महीने यहाँ रही। सितंबर के फर्स्ट वीक में वापस पंकज आए और मैं और पंकज दिल्ली चले गए। इस बीच जब हमारी फैमिली असेंबल हुई थी, तो इनके भाई संतोष कुमार ने ही मेरे फादर को आकर कहा था कि भैया भाभी शादी के बाद दिल्ली में रहेंगे, तो इनका जो भी खर्च होगा, रहने का, खाने का, वहाँ का जो भी होगा इनका अपना खर्चा, वो आपको उठाना पड़ेगा जब तक कि इनका कुछ नौकरी या सर्विस या फिर बिजनेस नहीं हो जाता है। तो ले देकर मतलब 3 लाख रुपया मेरे फादर ने इनको कैश दिया था। और जो गहने उन्होंने मुझे दिए थे, दिए ही थे। और मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे पति पंकज कुमार, उनको भी गोल्ड चेन और 5 अंगूठियाँ और बाकी बहुत सारा साजो-सामान दिया था। उनकी तरफ से मुझे कुछ खास ज्वेलरी नहीं दी गई थी, तो एक चीज़ नहीं दी गई थी, जो भी दी गई थी उन्हीं के घर में अभी तक मौजूद है। मैं ला नहीं पाई हूँ, वही है सब। वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद इन्होंने ये कहा, पंकज कुमार ने मुझे, कि मेरे पापा जो हैं वो झारखंड से बिहार आ गए हैं, जॉब उनकी यहाँ आ गई है, तो उनको सैलरी की बड़ी दिक्कत हो रही है, तो हमारे पास पैसे-वैसे नहीं है। और इतना ज़्यादा मतलब पैसे का अभाव मैंने देखा वहाँ, मैं आपको नहीं बता सकती। बहुत परेशानी, मतलब लड़ाइयों की जो शुरुआत होती है ना, वो दिल्ली में कदम रखते ही हो गई। और पंकज बिल्कुल पढ़ाई-वढ़ाई नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। मैं उनको बहुत प्रयास करती थी कि थोड़ा ये अगर पढ़ लें, तो क्या पता, अभी एक चांस बचा था यूपीएससी का, एज खत्म हो रहा था और एक ही चांस बचा था लास्ट। मैंने कहा अब 2006 तो मिस ही हो गया है, कम से कम 7 आप दे लो, 7 दे दोगे तो क्या पता हो ही जाए, लास्ट चांस में भी बहुतों के हो जाते हैं। बट दिया उन्होंने, कोलकाता से आकर उन्होंने दिया नेक्स्ट ईयर, बट हुआ नहीं, फ्री ही नहीं। उसके बाद फिर मतलब ऐसे ही ज़िंदगी एकदम अनस्टेबल थी, ज़रा भी स्टेबिलिटी नहीं थी, कभी यहाँ रह रहे हैं, कभी वहाँ रह रहे हैं, कभी वहाँ रह रहे हैं। इसी तरह से कभी पटना कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, कभी दिल्ली कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। मैं फुल टाइम कुछ ना कुछ काम करती रहती थी, कभी बैठी नहीं रही। मैंने खुद आईएएस का किया हुआ है प्रिपरेशन, तो मैं कोचिंग में पढ़ाती थी, कभी आईएएस में पढ़ाती थी, कभी पीसीएस में पढ़ाती थी। इस तरह से पटना दिल्ली करते-करते 2008 भी बीत गया। 8 में बिहार में बाढ़ आई और 8 में दिसंबर-नवंबर में पंकज जी जो हैं वो अपने घर आए थे अपनी मदर से मिलने, और उनकी मदर ने यहाँ क्या कहा, नहीं कहा, क्या पट्टी पढ़ाई, नहीं पढ़ाई, हमें नहीं पता। यहाँ से जब ये लौट कर गए, तो उस जाने के बाद उन्होंने एक ही राग आलापना शुरू किया कि अब हम दिल्ली में नहीं रहेंगे, यहाँ बहुत परेशानी है, यहाँ बहुत दिक्कतें हैं, ये है, वो है, फलाना-ढिमाका। अब हमें अपने होम टाउन में रहना है, हम अब मधेपुरा में रहेंगे। मैंने अपने पेरेंट्स को पूछा कि अब क्या करूँ? तो इनको तो बिल्कुल इनकी मंजूरी नहीं थी कि मैं बिहार में जाके सेटल हो जाऊँ, क्योंकि ये तो कभी गए ही नहीं थे। हमारी शादी को 2 साल बीत गए, लेकिन तब तक ये हमारे घर कभी गए ही नहीं थे, क्योंकि मैं ही 1-2 बार ही गई थी, तो ये क्या जाते? कोई नहीं गया था, किसी को कोई आइडिया नहीं था। फिर भी मैंने सोचा कि चलो अपने पति का साथ तो देना है, नई-नई शादी थी। मान लिया मैंने और मैं इनके साथ दिल्ली से मूव करके वापस इनके गाँव रानीपट्टी पहुँची। रानीपट्टी पहुँचने के मुश्किल से 1 महीना ही बीता होगा कि जो एक बहू पे जो अत्याचार का एक पता नहीं क्यों ये सिलसिला हमारे देश में चलता है कि जब तक सास बहुओं पे अत्याचार ना करे, उनको ये सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि मैं सास बन गई। मतलब बहू घर में है, तो सास का रुतबा दिखाना है। सास हूँ मैं, सास हूँ मैं, सास हूँ मैं, ये बात मेरी सास 50 बार बोलती थी। चलो ठीक है, जैसे-तैसे करके मैं एडजस्ट कर रही थी, वहाँ पे लाइट नहीं थी, वहाँ हैंडपंप का पानी पीना पड़ता था, जो मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता था। गाँव का रहन-सहन, गाँव का खाना-पीना, मैं इतने पॉश एरिया से दुर्गापुर से गई थी, कभी गाँव में मैं रही नहीं हूँ। हमारा जो पुश्तैनी मकान था, वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में था। हम वहाँ भी बहुत कम ही जाते थे, कभी-कभार ही जाते थे और वहाँ बिजली-वजली सब मौजूद था। तो ऐसा इंटीरियर गाँव मैंने कभी देखा ही नहीं था। फिर भी बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर पंकज के साथ, चूँकि शादी किया था मैंने और ये था कि नहीं शादी किया है तो निभाना पड़ेगा, घर वालों की मर्ज़ी नहीं थी, फिर भी सबको मना-वना के शादी की थी। तो ठीक है, कर रही थी। वहाँ पे 2009 मैंने पूरा बिताया और 9 खत्म होते-होते मेरी जो मतलब मेरा जो धैर्य है वो टूटने लगा कि मैं इस गाँव में रहने के लिए ही पंकज से शादी मैंने किया था क्या? अगर इस गाँव में ही रहना है तो फिर छोड़ दो, फिर मुझे मैं चली जाती हूँ अपने मायके में, अपने मम्मी-पापा के साथ ही रहूँगी। इस गाँव में मैं अब नहीं रह सकती, यहाँ बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे मैं यहाँ रहूँगी? कोई ऐसा मुझे मिलता भी नहीं था जिससे मैं थोड़ी देर बात कर सकूँ। इस तरह से बहुत परेशानी भरी ज़िंदगी थी वहाँ पर। इसी बीच मेरा राइट लेग भी टूट गया, वहाँ फ्रैक्चर हो गया 2009 में ही गाँव में, फिसलन में गिर गई और मेरा पैर भी टूट गया। पंकज कुमार ने एक झोला छाप डॉक्टर से मुझे दिखा दिया।
और उसने ऐसे कुछ पेन किलर्स वगैरह दे दिए। पूरा महीना मैंने वहां भुगता। मेरा पैर बिल्कुल ही खराब होने की कगार पे था, राइट लेग। मैं लंगड़ा लंगड़ा के चलती थी, किसी को एक पैसे की परवाह नहीं थी। लड़ाई झगड़े का जो सिलसिला था वो बिल्कुल चल रहा था। सब मतलब मैंने कभी वो लकड़ी के चूल्हे पे खाना नहीं बनाया था अपनी जिंदगी में, लेकिन मेरी सास हमेशा मुझसे कहती थी कि उसमें ही बनाना पड़ेगा, तुम्हारी ससुराल गांव में है तो तुम्हें तो गांव में ही रहना पड़ेगा, तो तुम्हें गांव की जिंदगी ही अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और मुझे भारी परेशानी होती थी। फिर पापा मेरे आए, फर्स्ट टाइम पापा मेरे आए इनके गांव। उन्होंने फर्स्ट टाइम वो गांव देखा, और जब वो झूलते झालते आए किसी तरह, तो आके सबसे पहले उन्होंने मुझे यही कहा कि अगर तुम्हारी शादी के पहले मैंने ये गांव देख लिया होता तो तुम्हारी शादी नहीं हुई होती। मैं कभी नहीं करता, इतना इंटीरियर गांव मैंने पहली बार देखा है। जैसे तैसे करके मेरे पापा मुझे लेकर आए वापस दुर्गापुर, यहाँ मेरा ट्रीटमेंट कराया। मैं पूरे 6 मंथ अपने मायके में रही, जब तक कि मेरा पैर पूरी तरह से क्योर नहीं हो गया, मैं चलने फिरने नहीं लगी, तब तक मैं नहीं गई। इस दौरान मेरे पति एक बार भी नहीं आए मुझे देखने कि मेरी क्या हालत है। तो भी हो, जब पूरी तरह से पैर ठीक हो गया, 6 महीने बीत गए, तो मैंने कहा ठीक है, अब अगर मैं नहीं जाऊंगी तो फिर शहर में बसने का जो शुरुआत है वो कैसे होगा। कुछ काम धंधा कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा, तभी तो हम टाउन में आके मधेपुरा में आके रहेंगे, रानीपट्टी में क्या करेंगे। जो भी हो, मैं चली गई। और फिर 2010 में हमने वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वहां पे स्टार्ट किया मधेपुरा में। वहां पे चित्रगुप्त सामुदायिक भवन है लक्ष्मीपुर मोहल्ला में, वहीं पर ठाकुरवाड़ी के सामने हमारा कोचिंग खुला। दृष्टि द विजन क्लासेस नाम रखा गया कोचिंग का। 2 बच्चों से हमने कोचिंग की शुरुआत करी थी हम दोनों ने, और भी 1-2 टीचर कुछ गांव के इनके थे, कुछ शहर से आए थे। जैसे तैसे करके फुल टाइम मैं काम करती थी, सुबह 9 बजे से लेके शाम तक। कोई काम तो था नहीं, ना मैं मधेपुरा में किसी को जानती थी, ना हमारे कोई रिलेटिव था, एकदम नई जगह थी, कहीं निकलती भी नहीं थी, बस अपने कोचिंग गई। वहां पे जो भी गार्जियंस आए उनसे बात किया, नेगोशिएट किया। पंकज कुमार जी उस वक्त, मतलब उनको, उनके बारे में क्या बताऊं, उनको बोलना तक नहीं आता था, ऐसी हालत थी उनकी उस वक्त। दरार कब पैदा हुई आप दोनों के बीच में, अलग हो गई आप किस कारण से? हमारे बीच में दरार पैदा कराने वाले तो इनके पेरेंट्स ही हैं। उन्होंने हमेशा बीच में, मतलब बेफिजूल जिसको पढ़ना कहते हैं, वही बेफिजूल ये पढ़ते रहे। उसके बाद ये लोग बीच बीच में कभी कभी जाते भी थे, 2-4-6 महीने के लिए चले भी जाते थे, कभी केरला चले गए, कभी इधर उधर चले गए 2-4-6 महीने। तो हम थोड़ा शांति से रह लेते थे, फिर आए, फिर इनका वही शुरू हो गया अत्याचारों का सिलसिला। यही सब चलता रहता था। उसके बाद से हम दो बातों से ये हमेशा टॉर्चर करते थे मुझे। पहली बात, इनके माता पिता ये कहते थे, जबकि हमारे फादर ने 3 लाख रुपया कैश दिया था, उसके बाद भी कहते थे कि हमारी जितनी, तब तक मुझे पता नहीं था इनकी कितनी जमीनें हैं, इतना मुझे नहीं पता था। हमारे पास इतनी जमीनें हैं, हमारा लड़का इतना ये है वो है। जब ग्रेजुएशन है ओनली पंकज, और उनके पास कोई डिग्री नहीं है, जोलॉजी से बस ऑनर्स किया हुआ है। इतना पढ़ाने में खर्चा किया है, ये किया है, तो हम अगर अपने समाज में, पोद्दार समाज में शादी कर दिए होते अपने बेटे की, तो इतना दहेज मिलता। एक तो हमें हमारे समाज की लड़की नहीं मिली, ऊपर से हमें दहेज नहीं मिला। ये सब गाना ये लोग गाते रहते थे। और इनकी सोच जो थी वो बहुत ही पुरानी घिसी पिटी सोच वाले लोग थे। ये कुछ भी नया, या एक बहू के जो अधिकार देने का होता है कि पढ़ी लिखी बहू लेकर आए हैं तो उसे उस हिसाब से ट्रीट करेंगे घर में, वैसा कुछ नहीं था। ट्रीटमेंट बहुत ही गंदा था। बहुओं के साथ इनका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही गंदा है। और एक बहुत बड़ी लैकिंग ये रही कि इन्होंने कभी भी मुझे और मेरी देवरानी को आपस में बातचीत नहीं करने दिया। हम दोनों एक दूसरे की परिस्थितियों से, एक दूसरे की स्थितियों से हमेशा अनभिज्ञ रहे। मेरे साथ क्या हो रहा है रानू को पता नहीं, रानू के साथ क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। अगर कभी फेस्टिवल्स वगैरह में बातें होती थी तो बस हाँ, हैप्पी दिवाली, हैप्पी पूजा, कैसे हो, ठीक हो, बस। कभी इससे आगे बात बढ़ी नहीं। मारपीट वगैरह भी करते थे क्या आपके साथ? सब मैं बता रही हूँ ना, इसी तरह से, मतलब कि जिंदगी मारपीट हो, गाली गलौज हो। मतलब इनके घर में तो गाली का ही कल्चर है। वो तो मैंने इनके गांव में जाकर ही पहली बार देखा कि ये कैसे गालियां देते हैं। अगर पड़ोसी के साथ भी कोई लड़ाई हो जाए तो गंदी गंदी गालियां। अगर बहू को भी कुछ समझाना हो तो बातों से नहीं, गालियों से ही समझाना है। और इनका जो बेटा है पंकज कुमार, मेरा पति, वो उसका तो खैर छोड़ दीजिए। कई बार मैंने सोचा, मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तुम जाके मधेपुरा में पुलिस कंप्लेन करो। हर बार ये सोचकर रह जाती थी कि ठीक है, थोड़ा बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था। मुझे बड़ा अफसोस होता है मैंने क्यों बर्दाश्त किया। मैं अच्छा खासा कोचिंग चलाती थी, मेरी अच्छी खासी पहचान थी, साख थी, लोग मुझे जानते थे, प्यार करते थे। मधेपुरा के लोगों ने
बहुत अपनापन, बहुत स्नेह दिया है, क्योंकि सब जानते थे यहाँ के लिए है, तो अपने दिल की बात किससे करेगी। तो मैं बताती थी 2-4 लोगों को, मैंने बताया भी था कि मेरे साथ कैसा व्यवहार मेरे ससुराल वाले करते हैं, पति करते हैं। बट बाहर वाले कितना आपको कर पाएंगे घर के अंदर जाकर। बाहर वाले आपको मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन घर के अंदर जाके इंटरफेयर नहीं कर सकते बाहर वाले। उनकी भी एक सीमा होती है आपको मदद करने की। 2017 में मैंने पार्टी ज्वाइन की, पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, ज्वाइन किया, मुझे अच्छा लगा कि चलो महिलाओं के लिए कुछ करें। मैं कोचिंग तो चला ही रही हूँ, रोज ही बाहर निकलती हूँ, तो थोड़ा और कुछ देखते हैं। यहाँ पर बहुत परेशानी आती है महिलाओं को, पढ़ी लिखी कम है वहाँ की महिलाएं, मधेपुरा जिले की महिलाएं पढ़ी लिखी कम है, और भी समस्याएं थी बहुत सारी। तो मुझे लगा कि थोड़ा काम करने में क्या दिक्कत है, जब मेरे पास टाइम है तो मैं थोड़ा काम करती हूँ। तो मैंने एक सदस्य के रूप में ज्वाइन किया था पहले। बाद में मेरे कामकाज को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पूरे जिले का, मधेपुरे जिले का महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया, जिलाध्यक्ष बनाया। उस पद पे रहते हुए मैंने बहुत बढ़िया काम किया। उस दौरान जो मेरे सास ससुर थे, वो वहां कांड कर रहे थे। मेरी देवरानी डॉक्टर रानू रावत के घर पे जाके वहां कांड कर रहे थे। और ये जो कांड वहां कर रहे थे, क्या वो वहां कर रहे थे, कितना अत्याचार इन्होंने किया है मेरी देवरानी रानू के ऊपर, ये सारी बातों से मैं पूरी तरह से अनभिज्ञ थी। झूठ से इस परिवार का ऐसा नाता है जैसे चोली दामन का नाता होता है। झूठ, जालसाजी, धोखाधड़ी, लोगों को फंसाना, अपने अच्छे अच्छे चेहरे दिखाना, अच्छी अच्छी बातें बताना, और उनके घर में घुस के मतलब निकाल लेना और फिर उन्हें चाकू मार देना, बस यही है। भी मैं सोचती हूँ अगर कि मैं लौट जाती, क्या मुझे लौट जाना चाहिए था, क्या मुझे अपने पति के साथ रहना चाहिए था, तो वही मार्च से जून का जो इमेज है, पिक्चर है, जो हरकतें हुई मेरे साथ, जो व्यवहार, दुर्व्यवहार, अत्याचार हुआ, वही चीजें याद आती हैं और फिर लगता है कि नहीं मैंने बहुत अच्छा किया। अगर जिंदा हूँ, मतलब उस दौरान बहुत बहुत ज्यादा कुछ हुआ था आपके साथ। मैं बता रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ। इनको प्रॉब्लम यही थी कि समाज में मेरा कद बढ़ रहा था, ये इनको पसंद नहीं था। मैंने आपको शुरुआत में कह दिया है, इनकी सोच बहुत पुरानी है, बहुत ही घटिया और विकृत मानसिकता के लोग हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज आज भी मौजूद होंगी जो ये कभी नहीं चाहते कि महिलाएं आगे जाएं। कम महिलाओं में से स्पेशली बहुएं आगे नहीं जा सकती हैं। यही काम अगर इनकी बेटी ने किया होता या इनके बेटे ने किया होता तो हो सकता है ये तालियां बजाते खड़े होके, लेकिन चूंकि बहू ने किया, बहू आगे जा रही थी, उसका मान सम्मान बढ़ रहा था, तो ये इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये एक इनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि इनकी बहू ने मात्र 1.5 साल जो ये मुझसे दूर रहे केरला में 1.5 साल, तो उसी दौरान मैंने इतना नाम कमाया, पॉपुलैरिटी कमाई, काम किया, घर भी संभाला, कोचिंग भी संभाला, सब कुछ मैं संभालती थी, सारा कुछ मैनेज करके मैं चलती थी। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में कोई खाना बनाने वाला कुक लगा था या मेरे घर में कोई मेड लगी थी, कुछ नहीं, सारा काम मैं खुद से करती थी और कोचिंग भी जाती थी, सब कुछ करती थी। हर कोई मुझसे खुश था, लेकिन जो खुश नहीं होना चाहे उसे आप खुश नहीं कर सकते। जो खुशी नहीं होना चाहेगा उसके लिए अगर आप जान भी निकाल के रख दो, सामने प्लेट में सजा के दे दो, तो उससे भी वो खुश नहीं होगा। तो बस यही प्रॉब्लम थी इस परिवार की। सामाजिक काम जो मैं करने लगी, राजनीति में जो मैं चली गई, यही इनसे टॉलरेट नहीं हुआ, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये सोच ही नहीं पाए इस चीज को, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि इनके घर की बहू जो है वो इतना अच्छा काम कर रही है। बस इसी के चलते इन्होंने अपने बेटे को मोहरा बनाया। मुझसे कहते तो शायद मैं मान लेती और पार्टी वार्टी छोड़ भी देती। अगर प्यार मोहब्बत से कहा जाता कि तो अभी छोड़ दो, मत करो काम, या कुछ और भी ऐसा कहते तो शायद मैं सोचती, लेकिन जिस तरह से अच्छी बात को भी अगर आप बुरी तरह से कहें तो वो समझ में नहीं आती है, बुरी लगती है। इन्होंने शुरुआत में बहुत हेल्प किया था मेरे पति ने, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जो किया है वो बोलूंगी, जो नहीं किया वो भी बोलूंगी। उन्होंने हेल्प किया, उन्होंने खुद स्वदेश जी को फोन किया, उनको बुलाया कि आइए मैं अपनी पत्नी को बीजेपी ज्वाइन कराना चाहता हूँ, ये वो किया। लेकिन जस्ट बिकॉज इनके पेरेंट्स राजी नहीं थे, उनको पसंद नहीं था और कद मेरा बढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं पंकज भी इससे बाद में उनको भी कोई परेशानी होने लगी। लेकिन अगर पति पत्नी के बीच में अच्छे से बात होती इस मामले को लेकर तो शायद मैं छोड़ देती। मैरिड लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं था मेरे लिए। मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए, अपनी शादी बचाने के लिए मैं पार्टी भी छोड़ देती और 5 साल 10। आपने शिकायत वगैरह नहीं की कभी?
नहीं, मधेपुरा इसमें में तो मैं इतना डरी हुई थी, मैं क्या बताऊँ रहमान साहब, मैं मधेपुरा में बहुत डर गई थी। मतलब इनका जो रवैया था मार्च से जून तक का ना, वो डराने वाला रवैया था। मतलब इन लोगों ने सोच लिया था पूरी तरह से कि जिस प्रकार रानू को वहां से मार पीट कर अत्याचार करके भागने पर मजबूर कर दिया अपने ही घर से, उसी तरह इसके साथ भी करेंगे और इसको भी उसी तरह से टॉर्चर करके, मार पीट करके, डरा के, धमका के भगा देंगे। और मैं बताऊं आपको, आधी आधी रात को दरवाजा नॉक करते थे मेरे बेडरूम का। मैं पूछती थी क्या हुआ, उठती थी, उठ के पूछती थी क्या हुआ, तो सांप निकल आया है, तो कुछ हो गया है। मतलब इनकी क्या मनसा थी, आधी रात को क्या करना चाहते थे मुझे जगाकर, मैं नहीं बता सकती करती थी मैं। तो वो सब जब हरकतें हुई तो आखिरी एक दिन इन्होंने ऐसा किया, मेरे ससुर ने किया कि मैं अंदर घर में थी और अचानक से कोई 3:30 बजे सास ससुर सब अंदर घर में थे और ससुर मेरे आए, मुझे रूम खुलवाया और मेरा हाथ पकड़ के बाहर ले जाने लगे नीचे की तरफ कि आज तो छोड़ेंगे नहीं, आज तो इसको जान से मार देंगे, क्या समझ रही है, इसने यहाँ चप्पल रख दिया, इसने वहां वो कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ा देती है, मतलब इतनी खर्चीली है, मतलब मैं नहीं बता सकती क्या क्या। और उसी समय तुरंत मेरी मेड जो थी वो आ गई थी और उसने जाके मेरी सास को बहुत लताड़ा, मेरे ससुर को भी बोला, जबकि बेचारी वो इतने गरीब घर की एक थी, फिर भी उसने बहुत मेरे लिए किया और बोला कि मैं अभी पंकज सर को फोन लगवाती हूँ, बोलती हूँ। और वो शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक रुकी रही जब तक कि मेरे पति नहीं आ गए। उनको उन्होंने सारा माजरा सुनाया, पंकज ने कोई एक्शन नहीं लिया। सारा कुछ जानने के बाद भी पंकज ने कोई एक्शन नहीं लिया। बस हाँ ठीक है, हो गया, ऐसे कोई मारता है क्या, ठीक है, हो गया, चलो चलो। और यहाँ तक कि वो जो मेड थी उसको भी घर से निकाल दिया। ये मुझे लगता है कि रानू के साथ जो उन्होंने किया, उसके बाद उनका जो व्यवहार था वो और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गया, बहुत ही ज्यादा विभत्स हो गया था उनका व्यवहार। उसके पहले भी मैं उनके व्यवहार को बर्दाश्त करती थी, अत्याचार को बर्दाश्त करती थी, लेकिन वो धार नहीं थी जो रानू के साथ उन्होंने करने के बाद उनका जो एक होता है ना कि हौसला बढ़ जाना, कि जब डॉक्टर बहू को भगा दिया तो फिर मीनाक्षी क्या चीज है। जब डॉक्टर बहू के साथ ऐसा कर दिया, जो इतना कमाती थी, वो पति उसका 18-17 हजार कमाता था और ये रानू की सैलरी 75-80 हजार थी, जब वैसी डॉक्टर बहू को भगा दिया तो मीनाक्षी तो किस गली की, इसको तो हम यूं चुटकियों में मसल देंगे। हाँ, दुर्गापुर में मैंने एक 498 किया है, नारी उत्पीड़न का, और एक मेंटेनेंस का किया है। और इनके घर में जो 5 मेंबर हैं, इनके घर के जो मुखिया हैं, इनके पिता अनुरंजन पोद्दार, इनकी माता आशा पोद्दार, इनके बड़े बेटे मेरे पति पंकज कुमार पोद्दार और इनके छोटे बेटे डॉक्टर संतोष कुमार पोद्दार और इनकी सिस्टर मनसा पोद्दार, ये सब के सब कोई भी कॉन्स्पिरेसी करनी हो, किसी भी तरह का कोई भी मतलब कि डर्टी प्लान करना हो, डर्टी प्लानिंग करनी हो, तो ये सब के सब इन्वॉल्व रहते हैं। आप किसी एक को नहीं सोच सकते कि ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। कोई कितना भी दूर हो, मनसा गुवाहाटी में रहती है, संतोष केरला में रहते थे, बाद दूसरी जगह में भी रहे हैं। ये तो बहुत, इन्होंने तो कम से कम 10-12 जगहों की नौकरियां छोड़ी होंगी और 2-2 महीने करके भागे होंगे। ये तो फुल भगोड़े हैं, इनका तो खैर छोड़ ही दीजिए। मधेपुरा में जहां भी संतोष जी का क्लिनिक अभी है, वो जमीन किसकी है? देखिए, जब ये जमीन खरीदा जा रहा था, ठीक है, तो कुछ पैसे दे दिए जा चुके थे और कुछ पैसे देने बाकी थे। ये जमीन कहने को तो हमने, जहाँ पे वो जमीन है उसके ऑपोजिट साइड में आशा नर्सरी है, उनके जो ऑनर हैं इंद्र नारायण समथिंग और 1-2 भाई हैं, तो ये जमीन तो उन लोगों की ही थी, उन लोगों से ही इन्होंने खरीदा। लेकिन जब ये 8 लाख रुपीस पे कर चुके थे, टोटल 12 लाख पे किया गया जमीन का, 12 लाख रुपया में खरीदा गया है, तो 8 लाख ये पे कर चुके थे। उसके बाद ऑल ऑफ सडन इनको पता चला कि ये जमीन जो है ये बिहार सरकार की जमीन है। तब काम हमने करवाना शुरू किया, मैं वही थी, पंकज और मैं, हम दोनों कई लॉयर्स के पास गए। एक राजकुमार यादव करके वहां पे अच्छे सीनियर वकील हैं, तो हम उनके पास गए, उनसे थोड़ा वो जान पहचान था पंकज का, तो उनके पास गए, उन्होंने काफी काम किया, खतियान वतियान क्या क्या कहते हैं मैं उतना जानती नहीं हूँ, वो सब करवाया। तो किसी तरह से मतलब कि वो टेंशन लगा रहा, करवाया एक बार, और जैसे तैसे करके बाउंड्री वगैरह हमने करवाई, वहां पे सब कुछ करवाया, सारा मकान तो मेरी देखरेख में ही बना है, सब कुछ करवाया। उसके बाद जब मकान में रहने लगे तो रहते रहते फिर एक बार प्रॉब्लम बिहार सरकार के द्वारा मतलब शुरू हो गया। तो इनके एक और कोई रिलेटिव है जो आमीन है,
वहीं किसी प्रखंड में होंगे, मधेपुरा जिला के किसी प्रखंड, शंकरपुर वगैरह किसी प्रखंड में वो अमीन है। तो फिर उनको पकड़ा गया, तो उन्होंने भी कुछ पैसे वैसे लिए और उन्होंने भी कुछ काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉब्लम लगी रही। और अभी मुझे सुनने में आया है थोड़े दिन पहले, कोई 3-4 महीने पहले, कि फिर से जो ये जमीन है वो बिहार सरकार की ही जमीन है। ये बात फिर से सामने प्रकाश में आई है और इन्होंने काफी रेंट वेंट भी अदा किया था, क्या किया था मुझे तो पता नहीं, लेकिन हाँ, शुरू से ही ये प्रॉब्लम थी कि ये जमीन जो है ये हमने गलती से बिहार सरकार की जमीन को खरीद लिया है। ये तो खैर कंफर्म है, मैं एकदम इसकी आई विटनेस हूँ। काफी तो पंकज जी भी क्या शादी कर लिए दोबारा क्या? हाँ बिल्कुल, वही तो मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि 2000 हाँ बता रही हूँ, ये मैंने जो केस वहां पे डाला था वो 2018 में जब मैं आई थी, तो कोई अक्टूबर में ही मैंने शुरू किया था वहां पिटीशन देना कोर्ट में। तो समझ लीजिए 2000 अक्टूबर से केस शुरू हुआ है और 2019 में ये सब आए वहां पे, सब पांचों लोगों ने मिलके वहां बेल करवाई, बेल की एप्लीकेशन कराई, बेल कराई, वो सबका मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है कोर्ट का। और उसमें ये भी मेंशन किया गया है कि अगर मैं चाहूं तो वहां के पुलिस अधिकारी से जाके मिल के मैं मुझ पे जितने भी अत्याचार हुए मैं उन सब की जांच करवा सकती हूँ, उन सब का मैं ले सकती हूँ फायदा वहां के पुलिस प्रशासन का, ये सब भी उसमें लिखा हुआ है। इसके बाद कोर्ट आते रहे, 2018 में भी आए, 19 में भी आए, 20 में ये मार्च 3 को लास्ट कोर्ट आए। मेंटेनेंस का भी केस मैंने किया है, उसमें एंट्री ऑर्डर हुआ था कि जब तक कि कोई डिक्री ना हो जाए दावे का तब तक आप इन्हें 5000 रुपीज पर मंथ देंगे, लेकिन इन्होंने दिया नहीं। जब 6 महीने तक इन्होंने नहीं दिया तो हमारी तरफ से फिर से एग्जीक्यूशन फाइल किया गया। तब आनंद फानन में जल्दी जल्दी इन्होंने 3 मार्च को 15,000 रुपए 3 महीने का मेरे हाथ में दिया। उसके बाद से समझ लीजिए 2 साल से कुछ भी इन्होंने दिया नहीं है, जबकि इनके भी लॉयर इनको बार बार कॉल करके बोलते हैं कि जो मनी है वो आप इनको दे दीजिए, कोर्ट अकाउंट में दीजिए, जैसे दीजिएगा, आप आ नहीं सकते अकाउंट में दीजिए। इनका खुद का अपना लॉयर इनको बोलता है बंगाल वाला कि पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे पंकज जी, तो आप एक मुश्त तो इतना दे नहीं पाओगे, जिस दिन कोर्ट खुलेगा आप कोर्ट आओगे तो आपको एक मुश्त देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके दे दो, लेकिन ये इस पे ध्यान नहीं देते। तो 3 मार्च 2020 को ये लास्ट कोर्ट आए थे, उसके बाद कोर्ट में लॉकडाउन हो गया। 3 मार्च के बाद तो सारे रास्ते ही बंद हो गए, ना कोर्ट खुला, ना ही कहीं जाने आने का कोई साधन रहा। पूरी तरह से इन्होंने लॉकडाउन का फायदा उठाया। इनको सारी पॉसिबिलिटी तो सामने लगी रही थी कि अभी साल पता नहीं या 1.5 साल क्या होगा, ये पेंडेमिक कहाँ तक चलेगा, क्या होगा, तो इन्होंने इसी का फायदा उठाया। और जून महीने में चूंकि इनके माता पिता और भाई सब इनकी बहन के यहाँ गुवाहाटी में थे, दिसंबर 2019 से ही थे, क्योंकि 2020 में लास्ट ईयर जून में इनका पूरा परिवार वापस आया मधेपुरा, और आते ही सबसे पहले पंकज जी की शादी करा दी गई। 19-20 साल की एक लड़की है, उसकी फोटो मैं आपको अभी थोड़ी देर में ही दिखा देती। तो कोई चारा ही नहीं था, सारे कोर्ट बंद थे, मैं कुछ भी कंप्लेन नहीं कर पाती, ना ही मैं वहां जाके कुछ कर पाती। तो मैं भागती हुई अपने लॉयर के पास दुर्गापुर गई, जैसे तैसे करके अपना खुद का वकील लेके, और जाके उनको पूछा तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि अरे अभी तो तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ है तो ये शादी कैसे कर सकता है, ये कैसे स्टेट में तुमने शादी कर ली, ये तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है बाइगेमी 494 अंडर सेक्शन 494 के तहत तो ये कानूनन जुर्म है, इसमें 7 साल की सजा होती है अगर ये प्रूव हो जाए तो। फिर वो कहने लगे कि अरे ये लड़की के फादर कैसे थे जिन्होंने कुछ भी पता नहीं किया और शादी करा दी। तो इसी से आपको पता चल गया होगा कि ये परिवार भारतीय कानूनों की कितनी इज्जत करता है। और मैं एक बार मधेपुरा के लोगों से भी अपील करना चाहूंगी कि अगर वो ये वीडियो देख लेते हैं तो जो भी उनको झूठ कहा गया होगा मेरे बारे में, आप प्लीज वो सब भूल जाएं, और मैं अभी जो कह रही हूँ आप इन बातों का विश्वास करें। बहुत लोग तो पर्सनली जानते भी हैं कि मेरे साथ कितना अत्याचार वहां पे होता था, और जो नहीं जानते हैं वो प्लीज इस बात को माने कि ये जो परिवार है ये बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति वाला परिवार है। इनके घर में कोई भी बहू आ जाए, आज भी अगर ये 2 लड़कियों को लेकर गए हैं अपने घर में, भले ही इलीगल शादियां ही सही, किसी की तो बेटियां हैं, वो किसी की तो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, और इनका तो बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि अगर इनके साथ मारपीट और दुराचार व्यवहार किया जाए, अत्याचार किया जाए, तो इनके पेरेंट्स इनको वापस अपने घर बुला लेंगे, या इनमें इतनी हिम्मत होगी कि ये इनका साथ छोड़कर चले जाएंगे। हमारे अंदर तो इतनी हिम्मत थी कि हम इन्हें छोड़कर चले आए, क्योंकि हमें जिंदा रहना था।
हम ऐसे माहौल में नहीं रह सकते, इतने घुटन भरे माहौल में हम नहीं रह सकते जहां की जिंदा रहना, सांस लेना मुश्किल हो। तो इन लड़कियों का क्या होगा, उन लड़कियों के भविष्य का क्या होगा? अभी तक तो हमारा डिवोर्स फाइनल नहीं हुआ है, इवन डिवोर्स के लिए अपील तक नहीं हुई है। अपील तो अभी किया है मार्च महीने में, और कोर्ट तो ऑनलाइन हो गया है मधेपुरा का, तो काम कुछ भी नहीं हुआ है डिवोर्स वाले केस में। बस खाली पिटीशन मेरे पास पहुंचा है और मेरी तरफ से अपीयर हुआ है, बस इतना ही काम हुआ है। तो मान लीजिए अगर हम इन्हें डिवोर्स नहीं देते, कभी नहीं देते हैं, तो उन लड़कियों के भविष्य का क्या होगा? क्या बिहार के माता पिता आज की तारीख में भी कानूनों के प्रति इतने अनभिज्ञ हैं? क्या उन्हें कानूनों के प्रति जागरूक नहीं होना चाहिए? जब वो अपनी बेटी की शादी किसी भी परिवार में करते हैं, वो कितना भी बड़ा पावरफुल रसूख बड़े घर वाला बड़े जमीनों वाला परिवार हो, आपको शादी जमीन और घर से नहीं करनी है, आपको शादी एक लड़के एक मर्द से करनी है। तो आप ये देखिए ना कि वो क्या कमा रहा है, उसका क्या व्यवहार है, उसने अगर 45-47 साल की उम्र तक शादी नहीं की तो क्यों नहीं की? इन सारे सवालों के जवाब उन लड़कियों के पिताओं ने क्यों नहीं ढूंढे, और क्यों अपनी बेटियों का भविष्य खराब कर दिया? और मुझे ऐसा लगता है रहमान जी, और मेरे लॉयर ने भी मतलब बड़े स्तब्ध होके कहा कि बिना डिवोर्स के शादी ऐसा कृत्य जो है पढ़े लिखे परिवारों में, अगर मुझे लगता है कि अगर कहीं होता है तो बिहार में ही होता है। दूसरे स्टेट में मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ा लिखा परिवार जो अच्छे से जानता है कि एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी लाना, एक तो उसको आप पत्नी कह ही नहीं सकते। जब वो शादी ही अवैध है तो आप उस औरत को पत्नी कैसे कहेंगे? आप उसके साथ रह रहे हैं, ठीक है, आप उसके साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं, लेकिन वो आप उसको पत्नी का स्टेटस नहीं दे पाएंगे जब तक कि मैं और रानू उनको डिवोर्स नहीं दे देते। और मैं रानू उनको डिवोर्स नहीं देंगे तब क्या होगा? मैं तो लंबा लड़ूंगी, मैं तो ये केस लंबा लड़ूंगी। क्यों डिवोर्स दूंगी मैं डिवोर्स क्यों दूंगी? मेरी जिंदगी जो पूरी इन्होंने बर्बाद कर दी, क्यों उन्हें डिवोर्स दूंगी? मैंने अपना पूरा करियर छोड़ दिया। इनके रानीपट्टी गांव के आसपास और बहुत से गांव हैं जहाँ पे पुराने कुछ रहते हैं बाहुबली लोग, उन सब से भी पंकज कुमार का सांठ-गांठ है, और इन्हीं सब चीजों के दम पे वो उछलते हैं, इन्हीं सब चीजों के दम पे उछलते हैं। और आपके बिहार की संस्कृति है कि सब कुछ मैनेज हो जाता है, एवरीथिंग कैन बी मैनेज्ड, हर कुछ आप मैनेज कर सकते हैं, कुछ भी। डीएम को मैनेज कर सकते हैं, एसपी को मैनेज कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि नहीं भगवान जाने, लेकिन कहते हैं लोग कि वहां सब मैनेज हो जाता है। इवन पंकज संतोष भी कहते हैं, ये भी कहते हैं कि हम सब मैनेज कर लेंगे, सब कुछ। अगर ये मैनेज नहीं कर पाते या इनकी मानसिकता मैनेज करने वाली नहीं होती, तो आपको लगता है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद गैर कानूनी कार्य करते? कितने गैर कानूनी कार्य इन्होंने किए आप देखते जाइए। गैर कानूनी डिग्रियां लेना तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बाकी चीजें करना, बहुओं पे अत्याचार करना, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, बेल पे छूटे हैं मगर जरा भी डर नहीं है ना? उसके बावजूद पत्नियों के रहते दूसरी शादी, अवैध शादी कर लेना, उन अवैध पत्नियों के साथ भी मजे से रहना, कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं, ना कोई समाज का डर, ना कोई कानून का डर, ना कोई प्रशासन का डर, कुछ है। पुलिस प्रशासन तो अपना काम कर रही है, कोर्ट भी अपना काम कर रही है, जब कोर्ट खुलेंगे तो हम वहां भी हमारा मामला चल रहा है। लेकिन एक मीडिया का भी जो फर्ज होता है, ऐसे समाज के परिवार का जो ऊपर से सो कॉल्ड बड़े सब सुशिक्षित माने कल्चर्ड फैमिली की तरह प्रोजेक्ट करते हैं खुद को, और इनका जो असली चेहरा है वो इतना आपराधिक प्रवृत्ति का, इतने विकृत मानसिकता का है। ये आपका फर्ज है कि आप इसका असली चेहरा, इनके असली रंग दुनिया को दिखाएं, जनता को दिखाएं। मैं आपसे हाथ जोड़कर यही अपील करती हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस मंच पर बोलने का मौका दिया, वरना मैं नहीं कह पाती कभी मधेपुरा के लोगों से, और जो झूठ ये फैलाते वो सब वही झूठ को सच मान के आज तक वो रह रहे होते। बहुत बहुत धन्यवाद।